नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगामी यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 को देखते हुए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है जिसमें विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। और इसी मॉडल टेस्ट पेपर में अब हम तक दृष्टि आईएएस संस्थान के 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 3 जीएस फर्स्ट पेपर और 1 जीएस सेकेंड यानी सीसेट का। तो आज जो मैं पेपर आपको लेके आया हूं वो है आपका जीएस फर्स्ट पेपर यानी दृष्टि पेपर संख्या 4। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? इकोलॉजी को कौन सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ये बताना है। पहला है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरा, पृथ्वी का वह भाग जो सूक्ष्म जीवी होते हैं जीवों के अनुवांशिक परिवर्तनों का अध्ययन। डी, किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं जीव। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा विकल्प सही होगा, तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो अंतर क्रिया होती है उसी को इकोलॉजी कहा जाता है। यानी इसके पारिस्थितिकी की आप डेफिनेशन जानते होंगे कि जीव जंतुओं और पर्यावरण के बीच जो संबंध होता है, जो हम डिपेंडेंट रहते हैं अपनी नेचर के, वही आपकी क्या है, ये पारिस्थितिकी है। यानी ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बायोम विशाल पारिस्थितिकीय क्षेत्र होते हैं जिनमें विशिष्ट जलवायु और प्रजातियां होती हैं। किसी बायोम के भीतर स्थानीय विविधताओं को सूक्ष्म पर्यायवास कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो यदि हम यहाँ पर बायोम के बारे में बात करें तो बायोम होता क्या है? बेसिकली बायोम वह क्षेत्र होता है जो अपनी विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और जीवों द्वारा परिभाषित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो मरुस्थल और वर्षा वन प्रत्येक अपनी विशिष्ट पर्यावरणीय स्थितियों के साथ अद्वितीय बायोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सही? तो यहाँ पर मित्रों ये दोनों बातें बिल्कुल सही होंगी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो हो, सॉरी ऑप्शन सी जो है होगा हमारा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। तो यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इसे देख के बताना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? सहभोजिता, ऐसी अंतरक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ मिलता है और दूसरी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसे सहभोजिता कहा जाता है। तो यदि हम सहभोजिता के बारे में बात करते हैं तो ऐसी अंतरक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, और दूसरे पर नहीं। ठीक है, तो ये आपकी सही हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, यानी आप समझिए सहभोजिता एक ऐसी अंतरक्रिया है। स्वपोषी के बारे में यदि हम बात करें, स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है स्वपोषी? स्वपोषी कह रहा है कि वह जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होता है। तो स्वपोषी में वे जीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, न कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, परिजीवता, ऐसा संबंध जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। परिजीवता के बारे में यदि हम बात करें तो ऐसा संबंध होता है जो एक की कीमत पर दूसरा लाभान्वित होता है, यानी एक पर दूसरा डिपेंडेंट हो। यानी ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सीधा समझे होंगे एक सही है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? इसे देखते हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? सिंह, घास, बाज और सांप। तो यहाँ पर यदि हम बात करें खाद्य श्रृंखला में प्राइमरी प्रोडक्शन कौन करता है, तो आप जानते हैं कि घास सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाती है, यानी घास ही हमारा प्राइमरी प्रोडक्शन है, उत्पादक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इसे देखते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी संकेत निकेत में केवल उस भौतिक पर्यायवास को शामिल किया जाता है जिस पर किसी प्रजाति को अधिकार होता है। दूसरा, इसमें किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के जैविक और अजैविक दोनों कारकों के साथ
सभी अंतः क्रियाएं शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम पारिस्थितिकी के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी निकेत यानी में केवल उस भौतिक पर्यायवास को शामिल किया जाता है जिस पर किसी प्रजाति का अधिकार होता है, तो ये बिल्कुल नहीं है। पर्यायवासी पारिस्थितिकी निकेत के बारे में यदि बात करें यानी तंत्र केवल उस भौतिक स्थान या पर्यायवास तक सीमित नहीं होता है जिस पर जीव रहते हैं, बल्कि जीवों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में निभाई गई कार्यात्मक भूमिका होती है। तो पहला गलत हो जाएगा, इसमें किसी प्रजाति की उसके पर्यावरण के जैविक और अजैविक दोनों कारकों के साथ सभी अंतःक्रियाएं शामिल हैं। सी यानी दूसरा सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है 6, पोषी स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांसाहारी जीव प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। दूसरा, पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण सक्षम नहीं है। तीसरा, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो यदि यहाँ पर देखें पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला के पदानुक्रम में स्थितियों को प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक जैसे अगर हम बात करें पौधे प्रथम पोषी होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम पोषी होते हैं, जबकि इसमें प्रथम पोषण कौन बता रहा है? मांसाहारी, ये द्वितीयक पोषक है। पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का स्थानांतरण सक्षम नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें उपापचय क्रियाओं के दौरान ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि कारण पोषी स्तरों के बीच ऊर्जा का हस्तांतरण अक्षम है, जिसमें केवल 10% ही ऊर्जा ऊपर पहुंचती है। यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे वहन क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है? ए, प्रत्येक क्षेत्र में जीवों का कुल जैव भार। बी, जब किसी जनसंख्या की अधिकतम प्रजनन दर। और सी, वह जनसंख्या जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र अनिश्चित काल तक सहारा दे सकता है। और डी, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जल की कुल मात्रा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वहन क्षमता को कौन परिभाषित करता है, तो वहन क्षमता किसी प्रजाति की अधिकतम जनसंख्या के आकार को संदर्भित करती है जिसे एक पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ उपलब्ध संसाधनों पर्यावरणीय परिस्थितियों के स्थान के आधार पर बनाए रखता है। ठीक है, अनिश्चित काल तक सहारा दे सकता है, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा। ठीक है, यह भोजन की उपलब्धता, शिकार और बीमारी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। और दूसरी, जब जनसंख्या का आकार वहन क्षमता से अधिक हो जाता है तो संसाधन की सीमाओं के कारण जनसंख्या में गिरावट हो जाती है। किसी भी पर्यायवास में प्रत्येक प्रजाति की वहन क्षमता भोजन, आश्रय और सामाजिक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, उसे देखते हैं। पारिस्थितिकी अनुक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी अनुक्रम एक स्थिर चरम समुदाय की स्थापना की ओर बढ़ता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम उन क्षेत्रों में होता है जहां मृदा पहले से मौजूद होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें पारिस्थितिकी अनुक्रम वह क्रमिक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ बदलते और विकसित होते हैं। तो अनुक्रम उन क्षेत्रों में होती है जहां मृदा पहले से मौजूद होती है। नहीं, पारिस्थितिकी अनुक्रम एक स्थिर चरम समुदाय की स्थापना की ओर बढ़ता है, ये सही है, जबकि दूसरा हमारा गलत है, यानी एक हमारा सही होगा। ठीक है, प्राथमिक अनुक्रम सामान्य रूप से एक स्थिर चरम समुदाय की ओर बढ़ता है, यही बात हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है मित्रों, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन हाउस प्रभाव की सही व्याख्या करता है? पहला, यह महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण है जिससे वैश्विक तापमान कम होता है। बी, तापमान में वृद्धि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विशिष्ट गैसों द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण होती है। सी, यह एक परत के निर्माण को संदर्भित करता है जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। और डी क्या है? यह पौधों के बाष्पोत्सर्जन और शीतलन के प्रभाव है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही है, तो
कार्बन तापमान में वृद्धि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित विशिष्ट गैसों द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण होती है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, यही बात ग्रीन हाउस गैसों की बात के लिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पारिस्थितिकी दक्षता को सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए, सुपोषी जीवों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता, बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन की दक्षता, सी, मृदा में पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की दक्षता, और डी, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण की दक्षता। तो यहां पर यदि हम बात करें तो क्या बात यहां पर सही होगी? पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है? तो ऊर्जा का उस प्रतिशत को जो खास श्रृंखला में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक जाती है उसे पारिस्थितिकी दक्षता या ऊर्जा हस्तांतरण दक्षता कहते हैं। तो यानी ऑप्शन डी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है 11, इसे देखें। पारिस्थितिकी पदचिह्न को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है। ए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा उपभोग की गई कुल ऊर्जा, किसी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक उत्पादक भूमि जल की कुल क्षेत्रफल, सी, वनों से आच्छादित भूमि का क्षेत्र, और डी, किसी पारिस्थितिकी तंत्र का कुल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो यहां पर यदि हम बात करें पदचिह्न होता क्या है, तो पर्यावरण में मानवीय मांग को पारिस्थितिकी पदचिह्न द्वारा मापा जाता है। यह उत्पादक भूमि एवं जल के कुल क्षेत्रफल को दर्शाता है जो जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाती है, यानी ऑप्शन बी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, इसे जरा देखते हैं। बायोम एवं उनकी विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बायोम, विशिष्ट जलवायु, टुंड्रा, फार्माफ्रास्ट के साथ न्यूनतम तापमान, मरुस्थलीय तापमान में निम्न दैनिक सीमा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उच्च तापमान और उच्च वर्षा, घास का मैदान, उच्च हिमवर्षण के साथ निम्न तापमान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं? तो बायोम विशाल पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं जिनकी विशिष्ट जलवायु एवं प्रजातियां होती हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम करें टुंड्रा बायोम परमाफ्रॉस्ट के साथ न्यूनतम तापमान होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें मरुस्थलीय तापमान में निम्न दैनिक सीमा, तो मरुस्थलियों में अगर हम रेगिस्तान में देखें तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और पृथ्वी की सतह का लगभग 20% हिस्सा ये कवर किए हुए है। सामान्य रूप से अन्य वायुओं की तुलना में जैव विविधता न्यूनतम होती है। तो ये बात हमारी यहाँ पर क्या होगी? गलत होगी। तीसरा, उष्णकटिबंधीय उच्च तापमान और उच्च वर्षा वन, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल जोन, घास का मैदान, उच्च हिमवर्षा के साथ निम्न तापमान, उच्च हिमवर्षा के साथ निम्न तापमान, ये बिल्कुल गलत है। तो कितने सही हैं? 1 और 3, 1 और 3, ए ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है 13, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण की प्रक्रिया का सर्वोत्तम रूप परिभाषित करता है? ए, स्वच्छ जल निकायों में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी जिसके परिणाम स्वरूप जलीय पौधों की वृद्धि कम हो जाती है। बी, पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता में वृद्धि। सी, पोषक तत्वों से जल निकायों का समृद्ध होना जिसके परिणाम स्वरूप शैवालों की अत्यधिक वृद्धि होती है। और डी, अत्यधिक शैवाल वृद्धि और अपघटन के कारण ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पोषक तत्वों से जल निकायों का समृद्ध होना जिसके परिणाम स्वरूप शैवालों में अत्यधिक वृद्धि, ये बात बिल्कुल क्या होगी? सही होगी, क्योंकि सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जलीय प्रणालियां जैसे झीलों, नदियां अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का प्रभाव होता है जो प्रायः कृषि अपवाह, जल निर्वहन और औद्योगिक अपशिष्टों के परिणाम स्वरूप होती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? ओजोन क्षरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन क्षरण मुख्यतः समताप मंडल में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS ओजोन क्षरण में प्रमुख योगदान करता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
पहला केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन सही है। ठीक है, ओजोन क्षरण में यदि हम देखें मुख्यतः समताप मंडल में होती है, ये बात बिल्कुल सही है। ओजोन यानी O3 समताप मंडल में ही है। दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS ओजोन क्षरण में प्रमुख योगदान करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जितने भी हमारे प्रशीतक हैं जैसे फ्रिज हो गया, AC हो गया, उनसे निकलती है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें बिल्कुल सही। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पारिस्थितिकी तंत्र में जैव पिरामिड प्रायः उल्टे दिखाई देते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से जैव पिरामिड यानी पिरामिड कैसा बना होगा? उल्टा, यानी जैव भार ये होगा ऐसा। ठीक है, तो जरा देखते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी जहां पर ज्यादा जीव हैं फिर ऊपर जाते जाते उनका स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आप जानते हैं कि जल के अंदर अपार जीवों का है, फिर जैसे जैसे जल का स्तर उठता जाता है वहां पर जीवों की आश्रय संख्या कम होती जाती है, यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र, उल्टा पिरामिड होता है। ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन जैसी प्राथमिक उत्पादक विशिष्ट विशेषताओं के कारण जैव पिरामिड प्रायः उल्टा दिखाई देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण की प्रक्रिया में शामिल हैं नाइट्रोजन गैस का अमोनिया में रूपांतरण, अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण, नाइट्रेट का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन चक्र में अमोनीकरण की प्रक्रिया में शामिल क्या है? कार्बनिक नाइट्रोजन से अमोनिया का रूपांतरण, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है 17? निम्नलिखित में से कौन सा आवास खंडन का प्रमुख कारण है? आवास खंडन का प्रमुख कारण, पहले तो आवास खंडन पता होना चाहिए। तो आवास खंडन तब होता है जब बड़े प्राकृतिक आवास निरंतर मानवीय गतिविधियों के कारण छोटे होते जाते हैं, इसे आवास खंडन में विभाजित किया जाता है। तो भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं, बी कृषि विस्तार और शहरी विकास, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी अनुक्रमण में अग्रणीय प्रजातियों का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? ए प्रजातियां जो चरम समुदाय का निर्माण करती हैं, बी प्रजातियां जो ऊसर वातावरण में से पहले बसती हैं, प्रजातियां द्वितीयक अनुक्रमण के दौरान प्रभुत्व रखती हैं, प्रजातियां जो पारिस्थितिकी तंत्र के अनुक्रमण करती हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन सी बात यहाँ पर सही होगी? तो मित्रों यहाँ पर यदि हम देखें तो बात जो सही होगी वो होगी क्या कि अग्रणी प्रजातियां प्राथमिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को आरंभिक प्रजातियां होती हैं जो वातावरण में बस जाती हैं और पहले कोई जीवन नहीं था, जैसे चट्टानें, लावा प्रवाह और रेत के टीले। तो यहाँ नहीं, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, प्रजातियां ऊसर वातावरण में पहले बस जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या है 19? इसे देखते हैं। पौधों में फाइटोपायरियोडिज्म प्रदीप्तिकालिकता से तात्पर्य है? ए प्रकाश और अंधकार की अवधि के प्रति पौधों की अनुक्रिया, बी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, सी विभिन्न मौसमों में पौधों की वृद्धि और डी वृद्धि के लिए पौधों की जल की आवश्यकता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रकाश और अंधकार की अवधि के प्रति पौधों की अनुक्रिया, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इकोटोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इकोटोन दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमणकालीन क्षेत्र है। दो वे प्रायः समीपवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
उपरोक्त कथनों में से इकोटोन के बारे में प्राकृतिक संक्रमण क्षेत्र होता है जो दो भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र आपस में मिलते हैं। तो दो भिन्न भिन्न पारिस्थितिकी मिलते हैं, बिल्कुल सही है। यह प्रायः समीपवर्ती पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना में अधिक जैव विविधता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही। दोनों बातें, ए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। द्वितीयक अनुक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह उन क्षेत्रों में होता है जहां पहले कोई समुदाय मौजूद नहीं था। इसकी दर प्राथमिक अनुक्रमण से कम होती है। यह पहले से मौजूद मृदा पर आरंभ होता है। यह केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें, यह पहले से मौजूद मृदा पर आरंभ होता है, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में अंडज स्तनी की केवल 5 प्रजातियां डक बिल्ड प्लेटिपस और इकिडना स्पाइनी एंटीटर की 4 प्रजातियां शामिल हैं। चिंटी खोर एंटीटर की प्रजातियां भारत में नहीं पाई जाती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर जो विश्व अंडज स्तनी केवल 5 प्रजातियां हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि अंडजनी यानी मोन्टोटर्म्स अंडे देने वाले स्तनधारियों का एक अनूठा समूह है और यह केवल 5 प्रजातियां जीवित प्रजातियां हैं जो कि इसमें डिस्कस की गई हैं। चिंटी खोर यानी एंटीटर भारत में नहीं पाई जाती है, नहीं, ये भारत में पाई जाती है। भारतीय पेंगोलिन, ये जो एक प्रकार का चिंटी खोर है, भारत में पाया जाता है। तो ये बात गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य स्थानीय संरक्षण का सटीक वर्णन करता है? ठीक है, तो जरा देखते हैं। पहला, अपने प्राकृतिक आवास में प्रजातियों का संचरण। ये जो बाह्य स्थानीय होता है, इस एक एक्स सीटो होता है। ठीक है, इस यानी प्रजातियों को उनके वातावरण से ले जाकर किसी दूसरे वातावरण में स्थापित करना। तो ये यहाँ पर प्रजातियों के आवास का अपनी प्राकृतिक आवास नहीं, नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्वास नहीं, लुप्त प्रजातियों के जंगल में पुनः प्रवेश नहीं, प्रजातियों का उनके प्राकृतिक क्षेत्र से बाहर कृत्रिम आवासों में संरक्षण, यही बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय मुद्दे के समाधान के लिए स्थापित किया गया था? ए, वनोन्मूलन, ओजोन परत के क्षरण, कार्बन उत्सर्जन, जैव विविधता के क्षरण। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और यदि हम बात करें तो ओजोन दिवस होता है 16 सितंबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अंतःक्रिया स्पर्धा का प्रतिनिधित्व करती है? 2 शाकाहारी प्राणी एक ही प्रकार की घास चरते हैं। जो एक पक्षी जो कीड़े मकोड़े खाता है। एक मछली परिवहन के लिए दूसरी मछली का उपयोग करती हो। लाइकेन में शैवाल और कवक मौजूद हों। तो यहां पर यदि हम बात करें तो शाकाहारी प्राणी एक ही प्रकार की घास चरते हैं, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य है सभी पोषी स्तरों द्वारा उत्पादित कुल बायोमास। बी, प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा उत्पादित बायोमास की मात्रा। सी, उत्पादकों द्वारा बायोमास के रूप में ऊर्जा भंडारण की दर। और डी, शाकाहारियों द्वारा बायोमास का उपभोग। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा? उत्पादकों द्वारा बायोमास के रूप में ऊर्जा भंडारण की दर, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है 27? इसे देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम का उद्देश्य वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने पर रोक लगाना है तथा ऐसे उपयोग में मामले में प्रतिपूरक वनारोपण सुनिश्चित करना है। इसमें वन संबंधी विवादों और पर्यावरणीय मुकदमों के निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
क्या इस अधिनियम के अंतर्गत वन गैर वन भूमि उपयोग, ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें वन संबंधी निपटान, तो एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत की गई है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या है 28, इसे देखते हैं। जैव भू रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला, जीवित जीवों पर में सल्फर मुख्य रूप से अमीनो अम्ल में पाया जाता है। 2, फास्फोरस मुख्य रूप से वायुमंडल में चक्रीय होता है। ठीक है, चक्रीय होता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो जैव भू रासायनिक के बारे में यदि हम बात करें तो वह स्थिति होती है जिसके माध्यम से आवश्यक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र में प्रभावित होते हैं। तो जीवित जीवों में सल्फर मुख्य रूप से अमीनो अम्ल में पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, फास्फोरस मुख्य रूप से वायुमंडल में चक्रीय होता है, फास्फोरस मुख्य रूप से वायुमंडल में चक्रीय नहीं होता है, केवल ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29, इसे देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में की स्टोन प्रजातियां आवश्यक क्यों मानी जाती हैं? ए, वे रास्ता सबसे अधिक संख्या वाली प्रजातियां हैं। बी, वे जनसंख्या गतिशीलता को नियंत्रित करती हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती हैं। सी, वे सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादित करती हैं। डी, वे हमेशा शीर्ष पर भक्षी होती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, वे जनसंख्या गतिशीलता को नियंत्रित करती हैं और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखती हैं, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ए, पोषी स्तरों में जैव विविधता में वृद्धि। बी, क्रमिक पोषी स्तरों में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि। सी, शीर्ष पोषी स्तरों पर जीवों द्वारा प्रदूषकों में कमी। और डी, पोषी स्तरों में वृद्धि के साथ बायोमास में कमी। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसमें खाद्य श्रृंखला में उच्च ट्रैफिक स्तरों पर जीवों में कीटनाशकों या भारी धातुओं जैसी विषाक्त की सांद्रता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, देखते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी पिरामिड ऊर्जा प्रवाह, बायोमास या संख्या के आधार पर विभिन्न पोषी स्तरों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा रहता है, जो क्रमिक पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी को दर्शाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड आकार में भिन्न हो सकते हैं, विशेषकर जब वे बायोमास या संख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो ये तीनों बातें, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? चित्रात्मक चित्रण है जो एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों के बीच मात्रात्मक संबंध बताता है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है 32, उसे देखते हैं। मृतोपजीवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मृत एवं सड़त हुए कार्बनिक पदार्थों का भक्षण करते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि देखें, मृतोपजीवी जीव वो होते हैं जो मृत या अपघटित होते हुए कार्बनिक पदार्थों जैसे पत्ते, शव और मल को खाते हैं। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। वे पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक हैं? नहीं, ये प्राथमिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक नहीं है। प्राथमिक उत्पादक तो पौधे और शैवाल होते हैं। तो ये कथन गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33, इसे देखते हैं। भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपीसी का प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। 2, एमपीसी ने ±2% की स्वीकार्य सीमा के साथ 4% मुद्रास्फीति की दर के लक्ष्य को निर्धारित किया है। 3, एमपीसी की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती
है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल सही है। एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी ठीक है कमेटी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीनों बातें यहाँ पर पूर्णतः सत्य होंगी, क्योंकि एमपीसी का गठन आरबीआई द्वारा 1934 की धारा 45(z)(b) के अंतर्गत किया जाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए स्थिरता, मूल स्थिरता को लागू करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के तहत की गई थी, बिल्कुल बात सही है। इसका कार्य पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण के संबंधों के मामले में नियंत्रण करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। एनजीटी के पास पर्यावरण के संबंधित अधिकरण के अधिकारों को लागू करने की क्षति के लिए राहत और मुआवजा प्रदान करने की शक्ति है। तो यहां पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। एनजीटी में ये सारे प्रावधान हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में निजता के अधिकार को किस ऐतिहासिक मामले के मूल अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? तो पहला अधिकार क्वेश्चन ऑप्शन है नवतेजन सिंह जौहर बनाम भारत संघ, दूसरा है सायरा बानो बनाम भारत संघ, और तीसरा है के.सी. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ 2017। तो अगर हम बात करते हैं यहीं पर के.सी. पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ में ही ये बात की गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है? भारतीय चुनावों का प्रतीक अमिट स्याही किसका उपयोग एकाधिक मतदान को रोकने के लिए किया जाता है, किससे बनी होती है? तो वो स्याही से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, आयरन सल्फेट या सिल्वर नाइट्रेट। तो मित्रों, अमिट स्याही जो भारतीय चुनावों का प्रतीक है, इसका उपयोग सिल्वर नाइट्रेट से बनती है, जो 72 घंटों तक दिखाई देती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? जैव भू रासायनिक चक्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन चक्र में कार्बन के अकार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप शामिल होते हैं। नाइट्रोजन चक्र में वायुमंडलीय और मृदा दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, कार्बन चक्र और कार्बन अकार्बनिक कार्बनों के रूप में शामिल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन चक्र के वायुमंडलीय और मृदा दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोनों बातें सही हैं, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है 38? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्रजातियों की प्रचुरता असाधारण रूप से अधिक है। दूसरा, वह क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण गंभीर संकट में है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यहां पर यदि हम बात करें, जो ये बातें कही गई हैं, कौन सी बातें सही हैं? तो मित्रों, ये कथन तो दोनों सही हैं बिल्कुल, लेकिन पहले की व्याख्या दूसरा नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक में केवल प्राथमिक उपभोक्ता और उत्पादक शामिल होते हैं। बी, एक पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा प्रवाह के पोषक तत्वों चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्य करता है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो मित्रों पहला कथन सही नहीं है, क्योंकि किसी पारिस्थितिकी में जैव के घटक में केवल प्राथमिक उपभोक्ता शामिल हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों प्रकार के उपभोक्ता हैं। ऊर्जा प्रवाह पोषक चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से कार्य करता है, ये बात सही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं सदैव स्पष्ट रूप से परिभाषित होती हैं। नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होती हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही है? बी सही है केवल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? देखते हैं।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का प्रावधान है। अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के गठन का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इस अधिनियम में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का प्रावधान है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या है? एक पारिस्थितिकी तंत्र की निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और घटक। उपरोक्त में से कौन से घटक कार्यात्मक खाद्य जाल के लिए आवश्यक हैं? तो कार्यात्मक खाद्य जाल के लिए यदि आवश्यक हैं तो ये चारों घटक इसके लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जाल को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? परस्पर उपभोग करने वाली प्रजातियों का रेखीय क्रम एक पारिस्थितिकी तंत्र में परस्पर संबंधित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। आहार के आधार पर जीवों की पदानुक्रमिक स्तर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण की दर को परिभाषित करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF भुगतान संतुलन के संकट का सामना कर रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सही बात है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को पुनर्भुगतान के दायित्व का बिना अनुमोदन प्रदान करता है? नहीं, ये बात गलत है। पहला सही, यानी एक कथन सही, दूसरा गलत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या है 42? उसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण मिशन, PM गति शक्ति। तो ये बताना है कौन कौन से यहाँ पर सही सुमेलित हैं। तो स्मार्ट सिटी मिशन आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा है, बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा है, ये नहीं, ये ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है। किसके द्वारा है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है दूसरा PM गति वाणिज्य एवं उद्योग, ये दोनों सही, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य हानिकारक जलवायु हस्तक्षेप को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों सांद्रता को स्थिर करना, और भारत UNFCCC को हस्ताक्षर करता है और इसके उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46? इसे देखते हैं। पेरिस समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है पेरिस समझौता? पेरिस समझौता उद्देश्य वैश्विक तापमान में औद्योगिक स्तर 2 डिग्री से नीचे रखना। सही। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सही। भारत ने पेरिस समझौते के अंतर्गत अपनी उत्सर्जन तीव्रता को कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। सही, यानी तीनों बातें सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन अवक्षयी पदार्थों को कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है। जैव विविधता पर अभिसमय का उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण करना है तथा उसके घटकों का सतत उपयोग को सुनिश्चित करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, उपरोक्त कथनों में से तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पेट्रोलियम निर्यातक देश के संगठन OPEC
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक तेल निर्यातक देशों का गठबंधन है जो तेल की कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करता है। भारत ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ओपेक के मुख्यालय से रिलेटेड तो ये सही है, भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है, ये बात गलत है। तो दूसरा कथन गलत, पहला दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी भारत के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण रही है। फ्रांस भारत की परमाणु और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं के विकास की एक प्रमुख साझेदार रहा है। उपरोक्त संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही, एक दो दोनों सही किंतु दो गलत। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कथन पहला सही है, दोनों सही हैं, एक व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या है 50 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स यानी यूपीआई नकदी रहित संपर्क रहित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, सही है। डिजी लॉकर डिजिटल दस्तावेजों को संग्रहित करने में साझा करने के लिए एक मंच है, सही है। इंडिया स्टेक विशेष रूप से डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को ध्यान में केंद्रित करता है, ये बात गलत है, क्योंकि इंडिया स्टेक के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य रिकॉर्ड से परे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यापक श्रृंखला शामिल है, जैसे आधार, यूपीआई, केवाईसी, डिजी लॉकर शामिल हैं। ठीक, ये बात बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51 उसे देखते हैं। ठीक है, दलहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रोटीन युक्त दालों का विश्व में सबसे बड़ा आयातक, उत्पादक और उपभोक्ता है। ठीक है। दक्षिण एशियाई देश सामान्यतः कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक और तंजानिया से दलहनों का आयात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत ही लग रहा, ठीक नहीं है। तीनों स्टेटमेंट दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। निम्नलिखित में से किस कोर सेक्टर में उद्योग का भारत के कोर उद्योग सूचकांक ICI में सबसे अधिक योगदान है? पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, इस्पात, कोयला। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा है तो पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। मध्य हिंद महासागर में स्थित आफानासी निकेतन समुद्री टीला निम्नलिखित में से किस खनिज से समृद्ध माना जाता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, कॉपर, कोलवेट, मीथेन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी कोबाल्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है 54 इसे जरा देखते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी आबादी के लिए सबसे बड़ा संकट विद्युत लाइन से टकराव है। राजस्थान और गुजरात ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां इसकी आबादी पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो ये कथन अगर हम बात करें 2 और 3 सही हैं, पहला गलत, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। संरक्षित क्षेत्र संरक्षण, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, रॉयल बंगाल टाइगर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कच्छ बस्टर्ड ये बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सुंदरवन, रॉयल बंगाल टाइगर ये भी कथन सही है। ठीक है, काजीरंगा एशियाई शेर नहीं, गैंडे हैं, ये गलत है। एशियाई शेर गिर में है, ठीक है, गुजरात में। ठीक, तो 2 सही, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्या है 56 इसे देखते हैं।
भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सूखे की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेत खनन के कारण रेत में सूखे क्षेत्र में सूखे की स्थिति गंभीर हो गई है। जलवायु परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण इन नदियों का प्रवाह कम हो गया है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां अंततः अरब सागर में प्रवाहित होती हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों, उपरोक्त में से प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अधिकांश अरब सागर में नहीं, बंगाल की खाड़ी में, ये कथन गलत, ये दोनों सही। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये और दोनों सही हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या कह रहा है 57? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है। कुनिमिंग मिंट्रियल वैश्विक विविधता फ्रेमवर्क GBF को लक्ष्य वर्ष 2030 तक विश्व में 30% स्थलीय और सागरीय क्षेत्रों के संरक्षण प्रदान करना है। प्राकृतिक आवासों को उच्च प्रतिशत संरक्षित करने में जैव विविधता संरक्षित करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है? तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत की सौर ऊर्जा पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है? भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना है। ओके, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम उद्देश्य सिंचाई के लिए स्थापित सौर पंप की स्थापना, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। प्रदूषण के प्रकार और मुख्य स्रोत। प्लास्टिक प्रदूषण, मछली पकड़ने के जाल और समुद्र में डंपिंग। ठीक है, तो प्लास्टिक प्रदूषण के तौर पर ये जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। तेल रिसाव, तटीय ड्रिलिंग और टैंकर, ये भी सही है। रासायनिक उर्वरक, कृषि और औद्योगिक, दोनों सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्या है? अटल इनोवेशन मिशन AIM की स्थापना भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए की गई थी। AIM स्टार्टअप्स को केवल वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। इसमें किसी भी प्रकार की इनक्यूबेशन या मेंटरशिप कार्यक्रम का अभाव है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा, एक सही। ठीक है, जबकि दूसरा यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या है? किलिंग चक्र वक्र निम्नलिखित में से किस प्रवृत्ति का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए, वैश्विक सतह का तापमान, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता, महासागरीय अम्लीकरण स्तर, वैश्विक समुद्र स्तर। यानी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता किलिंग वक्र के तौर पर जानी जाती है, जिसे 1958 में हवाई मोना लोआ वेधशाला ने मापा था। किसमें मापा गया था? 1958 में हवाई मोना लोआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर 2 पर। क्या कह रहा है 62? उसे देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान 3 का उद्देश्य चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का पता लगाना था। मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन था और वर्ष 2014 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। गगनयान बृहस्पति के लिए भारत का प्रस्तावित मानव इस मिशन है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन का लक्ष्य 2047 तक भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। 2, मिशन का प्राथमिक उद्देश्य परिवहन और भारी उद्योगों के लिए हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना है। 3, इस मिशन से आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। और नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अनुकूलन कोष और स्वच्छ विकास तंत्र CDM की स्थापना UNFCCC फ्रेमवर्क से निम्नलिखित में किस प्रोटोकॉल के तहत की गई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस, मॉन्ट्रियल, दोहा। तो ये की गई थी किसके अंतर्गत? ये मित्रों की गई थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। ठीक है, स्वच्छ विकास तंत्र की स्थापना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65
5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों को बीमा कवरेज प्रदान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। PMFBY किस सभी प्रकार की फसलों को बिना किसी बीमा राशि से सीमा कवर दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही हैं। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल क्या हैं, सही है पहली, जबकि दूसरी बात सही नहीं है। देखते हैं क्या है इसमें ऑप्शन में कह रहा है कथनों में से कौन सा सही है। एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, एक सही किंतु दो सही नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। आइसोनियाजिड INH रिफाइनपिंसन RIF डेलामिनेट जैसी दवाएं सामान्यतः निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए हैं। तो ये दवाएं मित्रों जो हैं वो टीबी के लिए हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, 6 रोग। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PMJAY आयुष्मान भारत का हिस्सा है और यह प्रति वर्ष सरकार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करता है। सही है, इस योजना को पात्र परिवारों के लिए द्वितीयक और तृतीयक दोनों प्रकार की देखभाल शामिल हैं। ठीक है, आगे इसका वित्त पोषण पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसका वित्त पोषण यदि हम बात करें केंद्र प्रायोजित योजना है, जहां केंद्र और राज्य सरकार दोनों धन साझा करती हैं, यानी ये बात गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल कनेक्शन FHTC प्रदान करना है। इसका क्रियान्वयन विशेष रूप से जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस मिशन में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की प्रमुख घटक हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला और तीसरा सही है, जबकि दूसरा गलत। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्या है 69, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करके डिजिटल डिवाइडेड को कम करना है। 2, इस मिशन का मुख्य रूप से शहरी केंद्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने पर केंद्रित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दूसरा कथन गलत है, शहरी केंद्रों में नहीं, हर जगह बढ़ाने की बात है। पहला सही, दूसरा गलत। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70, देखते हैं। जैव विविधता के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, जैव विविधता 2 पृथ्वी पर जैव विविधता का वितरण एक समान है। बिल्कुल नहीं, जैव विविधता का वितरण एक समान कतई नहीं है। उच्च सौर ऊर्जा केवल जल उपलब्धता के कारण जैव विविधता प्रदर्शित करते हैं। दूसरा सही है, पहला गलत। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कैलिस्टो बृहस्पति का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा, केपलर 22b सूर्य जैसे तारे के जीवन योग क्षेत्र में स्थित एक्सोप्लैनेट, ट्रांसपेसिड प्रणाली, एक अति शीतल बौने तारे की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के आकार के साथ ग्रह, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पीकरण, प्रकाश संश्लेषण जल चक्र का हिस्सा। तो यदि हम जल चक्र के हिस्से के बारे में बात करें तो जल चक्र का हिस्सा बाष्पोत्सर्जन और प्रकाश बाष्पीकरण है, प्रकाश संश्लेषण नहीं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। बायोम के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बायोम प्रजातियां मरुस्थलीय, कैक्टस, शीतोष्ण पर्णपाती, मैपल वृक्ष, बेरियल, टुंड्रा, लाइकेन उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें युग्मों को सही सुमेलित कौन कौन से हैं, मरुस्थलीय ये युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है, कैक्टस है, शीतोष्ण के बारे में यदि हम बात करें तो पर्णपाती मैपल वृक्ष होता है, बेरियल, टुंड्रा लाइकेन नहीं है, बल्कि बेरियल जो है टैगा में होता है। कहां पर होता है, टैगा। तो ये गलत है, 2 सही। ऑप्शन बी हमारा सही
होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? यह एक ऐसी अवस्था है जहां केवल शहरी जीव ही शिकारियों के बिना विकसित होते हैं। यह केवल पारिस्थितिकी तंत्र में जनसंख्या के बीच स्थिरता की स्थिति है। यह स्थानिक प्रजातियों पर आक्रामक प्रजातियों के प्रभुत्व की अनुमति देता है। इसके लिए आवास में न्यूनतम विविधता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यह एक पारिस्थितिकी तंत्र की जनसंख्या के बीच स्थिरता की स्थिति, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बायोस्फीयर रिजर्व राज्य नंदा देवी, उत्तराखंड, नौकरेक, मेघालय, पंचमढ़ी, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 और 2, ये दोनों बिल्कुल सही है। पंचमढ़ी महाराष्ट्र नहीं, एमपी में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76 देखते हैं। आरबी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सभी भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को को विश्व स्फीयर रिजर्व के नेटवर्क का हिस्सा हैं, ठीक है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्सा हैं, ये बात ठीक। दूसरा, मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक तटीय बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका विस्तार 3 भारतीय राज्यों तक है। यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और नम पर्णपाती वनों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही होंगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या कह रहा है? भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61 में संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रथम बार प्रयोग 1998 में किया गया था, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। मुक्त भारत निर्वाचन आयोग ECI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार, जरा देखते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। आरंभ में एक बहुसदस्यीय निकाय था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से पहला कथन सही, जबकि दूसरा कथन गलत है। आरंभ में बहुसदस्यीय नहीं, आरंभ में एक सदस्यीय निकाय था, नहीं 2 सदस्य थे। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, ठीक है। क्या है 80, इसे देखते हैं। हाल में न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक नैतिकता का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? संवैधानिक नैतिकता राज्य में पारंपरिक प्रथाओं को बरकरार रखना, शासन में धार्मिक सिद्धांतों का पालन, संविधान में निहित आधारभूत सिद्धांतों का पालन, न्यायपालिका में पर सरकार की शक्ति सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें संविधान में निहित आधारभूत सिद्धांतों का पालन करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्या कह रहा है 81, इसे देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के उनके पुनरुद्धार के में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रवाल भित्तियां अपने अस्तित्व के लिए मुख्यतः जुंजेथेल शैवाल के साथ सहजीवी संबंध पर निर्भर करती हैं। 2 प्रवाल भित्तियां पुनरुद्धार के स्वास्थ्य भित्तियों को, ध्वनियों को, जंतुओं को आकर्षित करने में सक्षम पाई गई हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रवाल विरंजन की घटनाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। प्रवाल भित्तियों को उनकी उच्च जैव विविधता के कारण समुद्र के वर्षा वन के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तीसरा छोर सारे सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अब पवित्र उपवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवित्र उपवन
पवित्र उपवनों में पवित्र उपवन मुख्यतः केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। पवित्र उपवन जल संरक्षण और मृदा स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र उपवनों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 70 के तहत संरक्षित क्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो तीसरा गलत है, जबकि 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 3 पर। क्या है 8-3 जरा देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य करता है। विकासशील देश होने के कारण भारत के लिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी साक्ष्य का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन गलत है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। POEM 3 मिशन के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मिशन का लक्ष्य केसलर सिंड्रोम को कम करने में केंद्रित है। यह मिशन भारत और नासा के बीच सहयोग पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यह मिशन भारत और नासा के सहयोग का नहीं है। यह मिशन इसरो के अंतरिक्ष मालवा नियंत्रित प्रबंधन मिशन है, लेकिन विशेष रूप से नासा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। वनस्पति और जीव जंतुओं के जलवायु अनुकूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क वातावरण में जल संरक्षण के लिए मरुद्भिद में विशेष अनुकूलन होते हैं। 2 हेलोप्टाफाइटस लवण को कम सांद्रता के प्रति अपनी सहनशीलता के कारण स्वच्छ जल के आवासों में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित को पर विचार कीजिए। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपरोक्त में से कौन सा प्रदूषक अम्लीय वर्षा में सहायक है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो प्रदूषक अम्लीय वर्षा में शामिल है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी पॉलीक्लोरोबाइफिनाइल नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? पहला, मानवाधिकार उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध न्यायिक कार्रवाई लागू करता है। यह राज्य विधान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों का अनुपालन देखरेख करता है। मानवाधिकार प्रदर्शन तो करता है, लेकिन कार्रवाई लागू नहीं कर सकता। ऑप्शन सी ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 88? जरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपोषण के कारण जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पोषक तत्वों की अधिकता और परिणामस्वरूप शैवाल प्रस्फुटन के कारण जलीय जीवन का नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, फाइटो एडिशन पर पर्यावरण को प्रदूषकों को अवशोषित करने और संग्रहित करने पौधों का उपयोग करके मृदा को विषाक्त में वृद्धि करता है। नहीं, यह कमी करता है, वृद्धि नहीं करता है। यह क्या करता है? कमी करता है। ठीक है, तो दूसरा कथन सही नहीं है, केवल एक सही, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्या है 89? इसे देखते हैं। यूनेस्को मानव जैवमंडल MAB कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। MAB कार्यक्रम पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। MAB कार्यक्रम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर बायो रिजर्व वन क्षेत्रों में है। तो कौन कौन से कथन सही हैं? तो केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है 90? जरा देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2023 के तहत स्थापित फैक्ट चेक यूनिट को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? ठीक है, क्या कह रहा है? किसी भी उल्लंघन के लिए भारत में सभी डिजिटल सामग्री निगरानी करना, सोशल मीडिया पर केंद्रीय सरकार के बारे में फेक न्यूज पहचान करना। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। जनहित याचिका PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति और विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में है। न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर ने भारत में जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत
की है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। VR कृष्ण अय्यर ने भारत में जनहित याचिका की अवधारणा शुरू की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्या कह रहा है 92? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रीन बॉन्ड, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं को वित्त पोषण, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सरकारी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित, ट्रेजरी बिल, अल्पावधि आधार लिखित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से कथन सही हैं? तो ग्रीन बॉन्ड वाला सही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करें तो सरकारी समर्थित निवेश है जिसका उद्देश्य सुरक्षित कागज आधारित प्रारूप सोने के निवेश को बढ़ावा देना है। ये बात गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन। समझौता रामसर अभिसमय जैव विविधता पर कन्वेंशन, सी प्रवासी पक्षियों का संरक्षण, जैव विविधता, लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार में विनियमन। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन सा सही है तो रामसर कन्वेंशन प्रवासी पक्षियों नहीं, ये बात वेटलैंड से संबंधित है। जैव विविधता पर संधारणीय उपयोग सही है, सी लुप्त प्राय, ये दोनों सही, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 794। क्या है? राष्ट्रीय आपदा राहत कोष NDRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपातकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए इसका संबंध पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यदि राज्य राहत कोष से SDRF अपर्याप्त तो राज्य NDRF की सहायता का अनुरोध करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PMEAC एक संवैधानिक निकाय है जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाह प्रदान करता है। इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं क्योंकि ये संवैधानिक निकाय नहीं है। क्या? ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये दोनों बातें गलत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व वायुमंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट का हिस्सा है? जैव विविधता समर्थन करता है। अगस्त्यमलाय, मानस, देवांग देवांग, पंचमढ़ी। तो दक्षिणी भाग का हिस्सा है आपका ए अगस्त्यमलाय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है 97? इसे जरा देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से कथन बायोस्फीयर रिजर्व में बफर जोन के लिए सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है? यह एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी मानवीय गतिविधियों को अनुमति नहीं है। वह आरक्षण संरक्षण को समर्थन प्रदान करने में सीमित मानवीय गतिविधियों वाले क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यह पूर्ण रूप से अनुसंधान गतिविधियों के लिए समर्थित है। इसका उपयोग मुख्यतः शहरी विकास परियोजनाओं के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें यह संरक्षण समर्थन के लिए सीमित मानवीय क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। राज्य और मेघालय पवित्र उपवन के नाम दिए गए हैं और बताना है कौन सा कहाँ पर है। पहला है मेघालय लीकत्यांग, तो मेघालय में लीकतांग है, ये बात बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में देवराई है, ये भी बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश सरना, हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में सरना शब्द आमतौर पर झारखंड और छत्तीसगढ़ के राज्यों से रिलेटेड है। ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड। नेक्स्ट है आपका राजस्थान ओरांस, ये सही है, 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत में रामसर स्थलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत में रामसर स्थलों का विषय 1971 के अंतर्राष्ट्रीय आद्य भूमि घोषित किया गया है। सभी रामसर स्थल राष्ट्रीय कानूनों के तहत संरक्षित और वन्य जीव अभ्यारण्यों से सम्मिलित हैं। ये कथन बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही नहीं है। देखते हैं आगे क्या दिया गया है। अब मैंट्रोक्स रिकॉर्ड उन रामसर क्षेत्रों में है जहां प्रदूषण मानवीय गतिविधियों कारण तंत्रों का क्षय हो रहा है। सही है। भारतीय राज्य तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी सही है। तो 1 और 3 4 सही है, दूसरा गलत था। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं उसको क्या दिया गया है। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट को वर्ष 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में हाथियों के संरक्षण से इस परियोजना पर्यावरण और वन्य आयु परिवर्तन वित्त मंत्रालय तकनीकी सहायता प्राप्त होती है, विशेष रूप से हाथी क्षेत्र राज्यों के लिए, ताकि मानव हाथी संघर्ष को कम करने और प्रोजेक्ट एलिफेंट एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है मित्रों, तो इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का पेपर सॉल्व किया है और
इस पेपर संख्या के बाद हमने अब तक दृष्टि के 5 पेपर सॉल्व कर लिए हैं और सभी पेपरों को आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे और शीघ्र ही विजन और संस्कृति के भी हम लोग अपलोड करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और हमें आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।